ऐसा क्या हो गया कि नासा ने, अमेरिका ने चांद पर मैन्ड मिशन भेजने बंद कर दिए। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर उतारना बंद कर दिया। 5 दशक बीत गए दोस्तों, लेकिन इन 5 दशकों तक कोई भी इंसान चंद्रमा की सतह पर नहीं वापस लौटा। लेकिन अब एक बार फिर नासा ने तैयारी कर ली है। एक बार फिर इंसान उतरेगा चांद की सतह पर, मगर इस बार चांद पर जब धरती के एस्ट्रोनॉट्स उतरेंगे तब उनके सामने चुनौतियां कुछ और होंगी, क्योंकि 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ अंतर आ चुका है। अब जब वो मून की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे तो और भी बहुत कुछ जानकारी लेकर आ सकते हैं। धरती की उत्पत्ति की जानकारी, इस ब्रह्मांड की रचना की जानकारी और कुछ गूढ़ रहस्य इस ब्रह्मांड के, और शायद ये भी पता चल जाए कि क्या कभी दूसरे ग्रहों पर, हम दूसरे ग्रह मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे ही सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों की, जैसे कि मंगल, चंद्रमा खुद और दूसरे ग्रह। क्या कभी इन ग्रहों पर जीवन मौजूद था? इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे अब जो एस्ट्रोनॉट उतरेंगे चंद्रमा की सतह पर। तो 50 साल बाद किस तरीके से नासा वहां पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आर्टेमिस 1 16 नवंबर को लॉन्च कर दिया गया है। आज तक का सबसे पावरफुल स्पेस रॉकेट 16 नवंबर शुरू होते ही फ्लोरिडा से रवाना हो चुका है। दोस्तों, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि क्यों इंसान को चांद पर पहुंचने में 50 साल लग गए? इतना बड़ा गैप क्यों हुआ? क्यों नासा का मिशन इतना जरूरी है? कितने दिन चलेगा नासा का यह आर्टेमिस 1 मिशन? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको आर्टेमिस 1 से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आज हर इंसान को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इस मिशन पर हम इंसानों का भविष्य टिका है। आपको बता दें कि आर्टेमिस 1 को लॉन्च करना इतना आसान नहीं था। सारी तैयारियां पूरी होने के बावजूद आर्टेमिस 1 का ये तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले भी 2 बार इसे लॉन्च करने की कोशिश की गई थी। क्या है आर्टेमिस 1? अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, मगर आपको बता दें कि हर बार जब इसे लॉन्च करने की कोशिश की जाती थी कुछ न कुछ परेशानी आ जाती थी और लॉन्च कैंसिल करना पड़ता था। अब फाइनली 16 नवंबर की सुबह फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B से आर्टेमिस 1 को रवाना कर दिया गया। आर्टेमिस 1 में SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया है। 25 दिन 11 घंटे 36 मिनट के इस मिशन ड्यूरेशन प्लान की गई है, लेकिन इसे 42 दिनों तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस रॉकेट को कितनी दूरी तय करनी है? धरती से चांद तक जाने के लिए 4,50,000 किलोमीटर तय करने होते हैं, और उसके बाद और भी आगे चांद के अंधेरे वाले हिस्से में इसे पहुंचना है, जिसके लिए 49,000 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्टेमिस 1 में इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया है। ये एक अनक्रूड मिशन है, इसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं गया है, लेकिन इसमें 3 मैनिकिन्स यानी कि पुतलों को और एक सॉफ्ट टॉय को भेजा गया है, जिनमें ह्यूमन सेल्स डाले गए हैं। ये 3 मैनिकिन्स और सॉफ्ट टॉय वहाँ रेडिएशन लेवल्स को मेजर करेंगे कि उन रेडिएशंस का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा। न्यू लाइफ प्रिजर्वेशन सिस्टम और इक्विपमेंट को टेस्ट करेंगे, यानी कि इंसान को उस वातावरण में जिंदा रखने के लिए जो इक्विपमेंट नए डेवलप किए गए हैं 50 साल बाद, उन्हें टेस्ट किया जाएगा, जिन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए बनाया गया है। ये सिस्टम क्या उसी तरह काम करेंगे जैसे साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इन तैयार किए गए इक्विपमेंट्स की मदद से ह्यूमन लंबे समय के लिए चांद पर टिक पाएंगे? ये स्पेस क्राफ्ट वापस आएगा 11 दिसंबर को और पैसिफिक ओशन में इसे उतारा जाएगा धरती की। उसके बाद आर्टेमिस 1 मिशन के रिजल्ट्स के बेस पर आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ह्यूमंस को चांद पर भेजा जाएगा। 11 दिसंबर का दिन नासा के लिए बहुत क्रूशल दिन होगा, क्योंकि उसी दिन आर्टेमिस 1 मिशन के परिणाम सामने आएंगे और उसी पर आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 के मिशन भी निर्भर करेंगे। उसी दिन ये फैसला होगा कि क्या इंसान अभी भी चांद पर कदम रख पाएगा या नहीं। नासा के अनुसार सन 2025 तक आर्टेमिस 2 मिशन में इंसानों को भेजा जाएगा और 1972 के बाद ये इंसान की पहली लूनर लैंडिंग होगी, यानी कि चांद पर लैंडिंग होगी। इस बार पहली बार एक औरत को भी चांद की सतह पर उतारा जाएगा, एक फीमेल को, एक विमेन को। आर्टेमिस 1 इसलिए नासा के लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि इसी के परिणाम से ये निर्णय लिया जाएगा कि आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 को भी कब लॉन्च किया जा सकता है, लॉन्च कर भी सकते हैं या नहीं। दोस्तों, नासा का मिशन असल में चांद पर जाकर खत्म नहीं होता। इसका मेन गोल तो मंगल पर पहुंचना है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन का कहना है कि हमारा गोल तो मंगल है,
चांद पर जाना तो उस गोल की तरफ पहला कदम है। चांद पर जाकर हमें सीखना है कि होस्टाइल एनवायरनमेंट में इंसान कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे सरवाइव करेगा। नासा के मून टू मार्स मिशन में लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करना भी शामिल है, बल्कि नासा के गोल्स में शामिल है एक लूनर बेस कैंप को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, वो भी अपने मार्स के क्रूड मिशन के लिए ग्राउंड वर्क की लोकेशन के रूप में। मतलब आसान भाषा में कहें तो नासा का ये प्लान है कि जब मार्स पर वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करेगा, इंसानों को भेजेगा, तो उस समय एस्ट्रोनॉट चांद पर रुकेंगे, अपने मिशन का ग्राउंड वर्क वो चांद पर करेंगे, क्योंकि दोस्तों चांद से मंगल पर आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये सब हो भी पाएगा या नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आर्टेमिस 1 की सक्सेस पर। इस मून टू मार्स मिशन में नासा कमर्शियल पार्टनर्स को भी ऐड करेगा, जैसे इलॉन मस्क की स्पेस एक्स और उनका हैवी लिफ्ट स्टारशिप रॉकेट, जो 2023 की शुरुआत में अपनी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट के लिए पूरी तरह तैयार होगा। अब देखना यह है कि आर्टेमिस 1 डीप स्पेस में जाकर चांद पर रुककर सुरक्षित वापस पहुंच पाएगा या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मिशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। दोस्तों, इस बार जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा गया है वो एक पार्शियली रीयूजेबल क्रूड स्पेसक्राफ्ट है। इसमें सोलर पैनल्स, एक ऑटोमेटेड डॉकिंग सिस्टम और ग्लास कॉकपिट भी लगे हुए हैं। ओरियन स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 10 छोटे सैटेलाइट्स को भी तैनात किया गया है। इन्हें क्यूबासैट्स बोला जा रहा है। जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर लौटेगा तो उसे सबसे क्रूशियल टाइम माना जा रहा है, क्योंकि ओरियन की स्पीड पहले 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और वायुमंडल में पहुंचते ही इसकी स्पीड हो जाएगी 480 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही वापस आते वक्त इसे 2800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर जाकर ये पैसिफिक ओशन तक पहुंचेगा। पैसिफिक ओशन से 25,000 फीट ऊपर ओरियन के 2 पैराशूट ओपन हो जाएंगे और उसके बाद उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उसके बाद इसके 3 मेन पैराशूट ओपन होंगे और इसकी स्पीड और भी कम 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और फाइनली ये फिर पैसिफिक ओशन में लैंड करेगा, जहां पहले से ही नासा के एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम की लैंडिंग और रिकवरी टीम मौजूद होगी। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट को यहाँ से कैनेडी स्पेस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहाँ से इसे अभी लॉन्च किया गया है। वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। बताया जाता है कि टेक्निकल और साइंटिफिक रीजंस के चलते इंसानों को दोबारा चांद पर जाने में 50 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया दोस्तों। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों, एस्ट्रोनॉट्स और प्रमुखों की बात माने तो मून मिशन को लेकर देरी की वजह कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं रही। इसका असली कारण था बजट की कमी और पॉलिटिकल विल। सरकार ने एक बार भी इंसानों को चांद पर भेजने की अपनी तरफ से कोई तैयारी नहीं की, ना ही कोई ऐसी योजना बनाई। तब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे जिम ब्राइनस्टाइन। उस समय भी जिम ब्राइनस्टाइन ने कहा था कि इस मिशन पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। अगर पॉलिटिकल विल होती, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, तो आज हम चांद पर नहीं मंगल पर पहुंच चुके होते। दोस्तों, 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने का गोल सेट किया था। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर उस समय बनाई गई योजनाओं के मुताबिक ही सब तैयारियां चलती रहती तो 2015 या ज़्यादा 2020 तक एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम रख चुके होते। इस बार जब सरकार ने इस काम में तेजी लानी शुरू की और इसके लिए एक सही बजट प्रोवाइड किया तो धीरे धीरे टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सामने आई और देरी होती चली गई। लेकिन अब यह मिशन सक्सेसफुल होकर ही रहेगा। एक बार चांद को इंसानी जीवन के लायक बना लिया जाए, फिर बहुत ही जल्द मंगल पर पहुंच सकेगा इंसान। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद पर पहुंचने में 6 दिन लग जाएंगे और 21 से 22 नवंबर तक ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नासा का यह मिशन उसी तरह सक्सेसफुल हो पाएगा जैसा नासा ने सोचा है? क्या क्या बदलाव होंगे इस मिशन की सक्सेस के बाद? क्या धरती को छोड़कर चला जाएगा इंसान और बन जाएगा चांद का निवासी? इसमें कितने दशक लगेंगे? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जैसा हमने आपसे पहले भी कहा कि इस मिशन की सफलता पर टिका है इंसानों का भविष्य। तो भविष्य की जानकारी तो सभी को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।